नंबर 1 की बात करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़नी है और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट्स। हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम एक छोटी सी 2 चीज़ें हम समझेंगे, जिसमें हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए दी गई थी एग्जाम्पल प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास कुछ डेटा दिया गया है, उसमें से आपको प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, 2 कॉस्ट आपको मालूम करनी है। आपके पास क्या डेटा दिया हुआ है? आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 5250, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है 8750, परचेजेस हैं 1,13,750, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 70। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास 73,500, कैरेज आउटवर्ड 21,000, कैरेज इनवर्ड 12,250, फैक्ट्री ओवरहेड है 14,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारे पास 15,750। ये हमें डेटा दिया गया है और हमें मालूम करनी है प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें हमारे पास 2-3 चीजें हैं, जैसे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आप लोगों को ये मालूम है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है। अब वो चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, आपको मालूम है परचेजेस क्या होता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम देख लें तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप देखें वेजेस दैट आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर। वो वेजेस, वो उजरतें जो कि खर्च की जा रही होती हैं किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स को बनाने के लिए, या प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर, जो आपका कस्टमर है उसको जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपने अपने कस्टमर को जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको वो प्रोवाइड करने के लिए आप जो पैसा लगा रहे हैं वो भी आपका इसमें आ सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट लेबर रेफर्स टू द सैलरीज एंड वेजेस। ये सैलरीज और वेजेस, आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं और आप जो भी वहाँ वर्क करते हैं तो आपको उसकी जो सैलरी मिलती है और वेजेस पेड टू वर्कर्स, ठीक है, दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये किसी खास सर्विस या स्पेसिफिक प्रोडक्ट से भी रिलेटेड आप मंसूब कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने वो स्पेसिफिक काम किया था उसके जो है वो आपको सैलरी मिली है। इसमें आपके पास शामिल होता है इट इंक्लूड्स रेगुलर वर्किंग आवर्स। लेबर कॉस्ट में आपके पास क्या क्या चीजें शामिल होती है, लेबर कॉस्ट का हम डिटेल में जो है वो चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, या आप छोटी सी इसकी डेफिनेशन समझ लें। इट इंक्लूड्स रेगुलर वर्किंग आवर्स, इसमें रेगुलर वर्किंग आवर्स भी होते हैं, ओवर टाइम आवर्स होते हैं, जो ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं आप। एक तो आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आपने अपनी कंपनी में इतना आवर्स जो है वो काम करना है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हम ओवर टाइम लगा देते हैं काम ज़्यादा होने की वजह से, तो वो भी इसमें आ जाता है। पे रोल टैक्सेस आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस आ जाते हैं, मेडिकेयर आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आ जाता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपकी लेबर कॉस्ट में आ रही होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इस क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये सुन सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को आगे ले जा सकते हैं। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड है द कैरेज इनवर्ड रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट और फ्राइट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट और फ्राइट कॉस्ट को ये रेफर करता है which the buyer incurs on the purchase of goods or raw materials। ये वो अखराजात हैं कैरेज इनवर्ड, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें मतलब एक परचेजर है, ठीक है, एक परचेजर है, ही इज अ परचेजर, ये परचेजर है जो कि परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल,
आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, गुड्स भी कह सकते हैं। किससे परचेज कर रहा है? सेलर से परचेज कर रहा है। ही इज अ सेलर, ये सेलर है, ये परचेजर है। परचेजर जो है वो सेलर से परचेज कर रहा है। जो परचेजर के ऊपर खर्चा बनेगा वो खर्चा आपका कैरेज इन वार्ड में आ जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फ्राइट कॉस्ट का खर्चा इसके ऊपर पड़ेगा, परचेजर के ऊपर पड़ेगा, वो आपका कैरेज इन वार्ड में आता है। और जो भी खर्चा रॉ मटेरियल को भेजने तक का, परचेजर तक जो खर्चा सेलर के ऊपर पड़ता है वो कैरेज आउटवार्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया था, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट मालूम करने के फॉर्मूले की तरफ। तो अब हम समझते हैं कि प्राइम कॉस्ट हमें कैसे मालूम करनी होती है। ठीक है, जैसा कि हमसे सवाल में पूछा गया था प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट मालूम करने का तरीका देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम नोट करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री ओपनिंग अवेलेबल है 5250। हम सबसे पहले इसे ले लेंगे। हमने यहाँ लिख लिया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 5250। ये आपने यहाँ नोट कर लिया, 5250। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है परचेजेस। क्या ऐड करेंगे हम इसमें? परचेजेस आपने रॉ मटेरियल में ऐड करनी है, परचेजेस। अब आप देखिए यहाँ आपकी परचेजेस कितनी है? 1,13,750। 1,13,750 की परचेजेस आप यहाँ नोट करेंगे, 1,13,750, क्योंकि परचेजेस में भी हमने और चीजें भी ऐड करनी है, फिर टोटल हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप ले लेंगे अपने, जो आपके पास अगर फ्राइट के नाम से दिया हुआ है तो आप इसको ले लोगे, फ्राइट इन, कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्राइट इन, कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन, इसकी हमारे पास क्या अमाउंट है यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अमाउंट दी हुई है 12,250। ये कैरेज इन वार्ड, यहाँ पर फ्राइट के नाम से नहीं है, कैरेज इन वार्ड के नाम से जो हमारे पास अमाउंट है 12,250, ये वाली अमाउंट हम ले लेंगे। कैरेज आउट वार्ड वाली नहीं ली हमने, यहाँ पर कैरेज इन वार्ड वाली ली है, याद रखिएगा। हमने कैरेज इन वार्ड वाली अमाउंट ली है, कितनी? 12,250। 12,250। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कोई परचेज रिटर्न या परचेज अलाउंस है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमारे पास सिर्फ परचेजेस थी, परचेज रिटर्न या अलाउंस नहीं है। अगर होता तो वो हम इसमें से लेस करते। ठीक है, नहीं है, हमने इन दोनों का टोटल कर लिया, 1,13,750 प्लस 12,250, ये हो गया आपके पास 1,26,000। और ये आपने इसको यहाँ लिख दिया। ये जो 1,26,000 आया है, ये आपका कहलाता है नेट परचेजेस। ये आपकी नेट परचेजेस आ गई। अब इस अमाउंट में और इस अमाउंट में, इन दोनों को आप आपस में ऐड कर दोगे। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके क्या आता है आपके पास? 1,31,250। 1,31,250 आ गया आपके पास। ये अमाउंट क्या कहलाती है आपकी? ये आपके पास कहलाता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि वो रॉ मटेरियल जो कि आपके इस्तेमाल के लिए आपके पास है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है आपके पास जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वो रॉ मटेरियल हमें मालूम हो गया। अब इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से आपने लेस कर देना है रॉ मटेरियल। दैट्स मीन आपने, आपके पास जितना था
अब आपने इसमें से यूज किया, अब आपके पास एंड में जो रॉ मटेरियल बचा है यूज करने के बाद वो आपको बताया गया है कि भाई 8750 बचा है। ठीक है, आपके पास कितना अवेलेबल था, इतना अवेलेबल था, जिसमें से आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है यानी 8750 ये आपके पास बच गया है यूज करने के बाद। तो ये आपने अब नोट किया, जो कि आप इसमें से लेस करेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। यहाँ पर हमारे पास ये जो इन्वेंट्री है ये हमने कौन सी लिखी है, एंडिंग। पहले हमने कौन सी लिखी थी, यहाँ हमने बिगनिंग इन्वेंट्री लिखी है, यहाँ हम एंडिंग इन्वेंट्री लिख रहे हैं। बिगनिंग इन्वेंट्री में हमने परचेजेस को ऐड किया, एंडिंग इन्वेंट्री हम इसमें से जो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हमारे पास थे उसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं 8750 को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,22,500, 1,22,500। ये जो 1,22,500 आया है इसका मतलब है कि ये तो देखिए हमारे पास बच गया ना, ये तो एंडिंग इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री तो हमारे पास बच गई है और इतनी इन्वेंट्री हमारे पास थी जो कि हम इस्तेमाल कर सकते थे अपनी प्रोडक्शन में, जिसमें से इतनी बच गई। तो इसका मतलब हमने इस्तेमाल कितनी की, वो हमने इस्तेमाल की 1,22,500। हमने 1,31,250 में से 1,22,500 इन्वेंट्री यूज कर ली, जिसमें से पीछे अब हमारे पास 8,750 है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, यानी इतना आपने रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन में यूज कर लिया है और इतना एंडिंग इन्वेंट्री मतलब इतना आपके पास रह गया है और अवेलेबल फॉर यूज मतलब इतना आपके पास अवेलेबल था, जिसमें से आपने इतना यूज कर लिया और इतना आपके पास रह गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आपके पास डायरेक्ट लेबर यहाँ पर दिया हुआ है, देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 73,500। आपने ये वाली अमाउंट ले लेनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 73,500, इसको भी आप ऐड कर लोगे, इसको आपने माइनस नहीं करना, इसको आपने ऐड करना है। इसको आपने ऐड किया, आपके पास क्या आया 196,000 आपके पास आ गया। अब ये जो 196,000 आया है ये है आपके पास प्राइम कॉस्ट, ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले आपने बिगनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिख ली, इसमें आपने ऐड की अपनी परचेजेस, कैरेज इन वार्ड या ट्रांसपोर्टेशन इन या फ्राइट इन, वो चार्जेस आपने यहाँ पे नोट कर लिए, इन दोनों को प्लस किया, नेट परचेजेस आई, इन दोनों को जो आपके पास इन्वेंट्री बिगनिंग थी उसको और नेट परचेजेस को दोनों को आपस में प्लस किया, आपके पास आ गया वो रॉ मटेरियल जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आपने लेस किया वो इन्वेंट्री जो आपके पास एंड में रह गई है, इसमें से यूज करने के बाद जितना रह गया है वो आपने इसमें से माइनस किया, तो आपको पता चल गया कि आपने जो है वो एग्जैक्टली कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज किया था। तो कितना गया था 1,22,500, 1,31,250 में से 1,22,500 आपने यूज किया। फिर आपने इसमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड कर दिया और आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई कितनी 1,96,000। ठीक है, अब आपको मालूम करना है दूसरी चीज हमसे जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वो थी प्राइम कॉस्ट, सॉरी प्राइम कॉस्ट हो गई और कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, अगर हमें पेपर में कन्वर्जन कॉस्ट मालूम करने के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 73,500, हम इसको ले लेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम ले लेंगे जो कि हमारे पास है 73,500 और इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए हैं 14,000, 14,000, हम इस फैक्ट्री ओवरहेड को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 87,500। ये जो अमाउंट है ये है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट, ये हमारे पास है कन्वर्जन कॉस्ट। उम्मीद है कि आपको प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों निकालनी आ गई हैं और इन दोनों का कैरेज इनवार्ड कैरेज आउटवार्ड का डिफरेंस और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है जिसे हम मजीद आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे
और ये पूरी एग्जाम्पल समझ में आ गई है? अगर समझ आ गई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।